हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़। आपको उनको करना है मैप्स के ऊपर मार्क और उन टॉपिक्स को ऐसे तैयार कर लेना है ताकि अगर आपसे कभी भी प्रीलिम्स में से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक पूछा जाए तो उसके लिए आप बड़े आराम से और अच्छे से प्रिपेयर रहें। तो चलिए, सबसे पहले याद रखिए, ऐसे ब्लैंक मैप पे आपको प्रैक्टिस ये करनी है। कोई लोकेशन की बात हुई, जैसे मैं ईरान की बात करूं तो ईरान कहाँ पर है, ईरान के आसपास जो चीज़ें न्यूज़ में है, खार्ग आइलैंड वो कहाँ पर है, या आपसे पूछा जाए कि अभी क्यूबा कहाँ पर है, जो हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, तो क्यूबा में क्या दिक्कत आ सकती है या क्या चीज़ें चर्चा में है, ताकि वो ज्योग्राफी या फिर आईआर के हिसाब से भी आपसे पूछा जाए तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। विद रेफरेंस टू डाइगो ग्रेसिया या डाइगो गार्सिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It is a part of British Indian Ocean Territory. It is located in Arabian Sea. It hosts a major military base used by United States. अब डाइगो गार्शिया कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। 2 हफ्ते पहले हमने इसको कवर किया था। तो बताइए क्या सही स्टेटमेंट है। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसके बाद आप इसको और अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो आपको काम ये करना है, क्वेश्चन याद रखना है, और जब हम डिस्कस करें तो इसके आंसर के बारे में एक प्रिपरेशन आपको मेंटली कर लेनी है। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछती है क्योंकि अब डाइगो ग्रेशिया, रियूनियन आइलैंड, ये सारी न्यूज में रहते हैं तो आपको इसके बारे में पता जरूर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ये आइलैंड है और यहां पर कौन सी कंट्रीज से एसोसिएटेड है। डाइगो गार्सिया यूके, रियूनियन आइलैंड फ्रांस, गुआम जापान। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। आपको बताना है इनमें से क्या करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिए, मेजरली जो बात हो रही है यहाँ पर, ये हो रही है ओवरसीज टेरिटरी की, यानी एक ऐसा इलाका जहां पर या तो उनकी मिलिट्री बेस है या उनकी नेवल बेस है, जहां पे उनकी प्रेजेंस है जो यूरोपियन देश है। तो उस हिसाब से बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक है जिसका नाम थोड़ा न्यूज में है, वो है ब्राजील का प्रोआलकूल मॉडल। अब ये क्या कहानी है, देखिए अभी ग्लोबल एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट में दिक्कत क्या आ रही है कि इंडिया को पेट्रोलियम और एलपीजी में दिक्कत आ रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप लेते कहां से हो, मेजरली सो आप गल्फ के ऊपर डिपेंडेंट हो, और गल्फ में आपके अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जो हालत है हम सबको पता है। अब जब ऐसी वॉर चल रही है जहां आपका पेट्रोलियम सप्लाई ठीक से आ नहीं पा रहा, तो वहां दिक्कत ये आती है ना कि आपके पास कम पेट्रोल है, पेट्रोलियम कम है। तो अगर आपके पास उसका एक विकल्प होता, एक ऑप्शन होता, तो बड़ी आसानी के साथ हम चीजों को यूज कर पाते। ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जब आप यूज करना चाहते हो तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि क्या उसके जो अल्टरनेटिव्स हैं वो आपके पास उस क्वांटिटी में है या नहीं। इसमें ब्राजील का एग्जांपल बड़ा अच्छा लिया जाता है, जहां पर वो एथेनॉल ब्लेंडिंग के दुनिया के चैंपियन है और एथेनॉल प्रोडक्शन के भी चैंपियन है। अभी आपको भी पता है भारत के भी पेट्रोलियम में एथेनॉल ब्लेंड होता है। जो हम पेट्रोलियम खरीदते हैं उसमें 20% तक जो है वो पेट्रोल की जगह 80% पेट्रोल होता है और 20% एथेनॉल उसमें मिक्स किया जाता है। अब एथेनॉल बनता कैसे है, तो वो बायो प्रोड्यूस से बनता है। तो उसमें कोई माहिर है, सबसे बड़ा खिलाड़ी, तो वो है ब्राजील, जो एक ग्लोबल लीडर है एथेनॉल के प्रोडक्शन में। तो यहां से जुड़ा हुआ एक शब्द है प्रोआलकूल। असल में 1975 में ब्राजील ने एक नेशनल अल्कोहल प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जहां इसने बोला था हम बड़े स्तर पे एथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे। और इनका एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है मेजरली किससे था, शुगर केन से, क्योंकि शुगर केन और कॉर्न यानी मक्का इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर है दुनिया में। तो उन्होंने उसको शुरू किया और वहीं से इन्होंने स्टार्ट कर दिया एथेनॉल का बड़ा प्रोडक्शन, जिसको ये यूज करते थे ब्लेंडिंग के लिए बाद में। तो इससे होता ही है कि इनका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको पैसा मिलता है, जिससे वेस्ट जनरेट होता है उससे पैसा मिलता है, प्लस ये एथेनॉल बनाते हैं तो इनको पेट्रोलियम का बिल कम देना पड़ता है इंपोर्ट्स का। तो वो इन्होंने वहां से शुरू किया और इन्होंने इसीलिए एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू कर दी। जैसे E27, इंडिया में E20 है जैसे, तो यहाँ E27 तक चीजें पहुंच गई। फ्लेक्स फ्यूल्स आने स्टार्ट हो गए, यानी फ्लेक्स फ्यूल्स और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स ऐसे व्हीकल्स हैं जो फ्लेक्सिबल फ्यूल पे चल सकती हैं, जो मिक्स्ड अप है। तो आखिर चीजें क्यों ये न्यूज में है, तो यहां से जुड़ी हुई एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आजकल प्रोडक्शन के लिए इसी मॉडल को वो ग्लोबली कहते हैं कि भैया इसको फॉलो करो, इससे आपकी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो ये काम कैसे करते हैं, तो पहले आपके पास क्रॉप होता है, चाहे शुगर केन हो या कॉर्न हो, उसको आप प्रोसेस करते हो, उससे उसका ब्लेंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और बाद में वही चीज आपकी गाड़ियों तक पहुंच जाती है। तो यहां 2 लोकेशन है जो बड़ी न्यूज में थे। एक है मातो ग्रासो। मातो ग्रासो वो जगह है जहां धीरे धीरे दोबारा से ब्राजील बड़े लेवल पे कॉर्न का प्रोडक्शन कर रहा है, जिससे कि अपने एथेनॉल ब्लेंडिंग को आगे बढ़ा सके, और इसकी वजह से इसको एनर्जी सिक्योरिटी मिलती है,
ग्लोबली अगर कोई डिस्ट्रप्शन ट्रेड में होगा तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाएगा ये। तो क्या भारत ने इससे कुछ सीखते हुए शुरू किया है? तो याद रखो माटो ग्रोसो प्लेट्यू ये न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ से इनका एक हब बन गया है जहाँ से ये अपना एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल क्रिएट करते हैं, एथेनॉल प्रोडक्शन। तो माटो ग्रोसो प्लेट्यू कहाँ पर है? इन ब्राजील। एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए न्यूज़ में है। आपको ध्यान में ये भी रखना है कि जब भी आप ब्राज़ील की बात करते हो तो ब्राज़ील के इस एथेनॉल प्रोडक्शन की जो क्षमता है उससे हमने क्या सीखा। तो ये जो कर रहे हैं इसके मुकाबले में हमने भी एक पूरा ग्लोबल इनिशिएटिव ही लॉन्च किया था, GBA, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जहां हमने कोशिश ये करी थी कि दुनिया के वो देश जो बायोफ्यूल डेवलप कर पाए जिससे कि इनकी डिपेंडेंस पेट्रोलियम या कच्चे तेल पे कम रहे, उन चीज़ों को अडेप्ट कर पाए। तो इसलिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंडिया ने स्टार्ट किया था एज ए लीडर। तो अगेन यू कैन सी वहां भी हम ब्राज़ील के साथ कोलैबोरेट करते ही करते हैं। तो ब्राज़ील का माटो ग्रोसो प्लेट्यू, पहली बात तो माटो ग्रोसो प्लेट्यू कहाँ पर है ये पता होना चाहिए। दूसरा कि आपको प्रोआकूल मॉडल किससे जुड़ा हुआ है, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग और एथेनॉल प्रोडक्शन का जो ब्राजीलियन मॉडल है उसे प्रोआकूल मॉडल कहते हैं। और कहाँ पर है? ब्राजील में है। और किस एरिया की बात हो रही है? तो वो है माटो ग्रोसो प्लेट्यू। इतना आपको याद होना जरूरी है। इतना याद रहेगा तो आप, अगर इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन अटेम्प्ट इट। ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत है नहीं है क्योंकि उतना न्यूज़ में रहा नहीं है, पर एटलीस्ट एक आइडिया, रफ आइडिया होना जरूरी है। चले अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पद्मा रिवर की बात करते हैं। पद्मा रिवर में एक बस गिर गई, 24 लोगों की जान जा चुकी है, बहुत दुखद है। तो बात कर रहा हूं मैं एक रिवर की, पद्मा। पद्मा रिवर कहाँ बहती है? पहला सवाल तो ये है। पद्मा रिवर इंडिया नेपाल में कहाँ बहती है? तो आपको पता है पद्मा रिवर बहती है बांग्लादेश में। अब असल में एक रिवर ऐसी है जो बांग्लादेश को 2 हिस्सों में बांटती है, ठीक है। और इसीलिए पद्मा के ऊपर एक बड़ा ब्रिज बनाया गया था, पद्मा ब्रिज। जब इससे पहले इनकी प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने लगभग 5 बिलियन रुपए में ये डॉलर्स में ये एक ब्रिज बनाया था। तो पद्मा रिवर के बारे में पहले जानिए कहाँ से कहाँ फ्लो करती है। तो आपको दिख रही है रिवर, यहाँ ये पद्मा बनती है इस तरह से। ये पूरे बांग्लादेश को, देखिए पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट रही है। और बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ हम ऑलमोस्ट कितने रिवर शेयर करते हैं? 54 रिवर्स शेयर करते हैं। इतनी सारी रिवर्स यहाँ मूव करती है तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है ये, ठीक। तो देखो कैसे यहाँ पद्मा रिवर फॉर्म होती है। इधर से आती है ऊपर तीस्ता। तीस्ता कहाँ से निकलती है? सिक्किम से आती है और यहाँ एंटर करती है। यहाँ से आती है पद्मा रिवर। अभी पद्मा रिवर असल में है क्या? जमुना ऊपर आई। जमुना असल में क्या है? ब्रह्मपुत्रा, और ऊपर से तीस्ता आ रही है, दोनों मिक्स हुई तो जमुना बनी। जमुना जब गंगा के यहाँ पानी के साथ मिल गई तो पद्मा बन गई, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा को ये लोग जमुना कहते हैं और यहाँ गंगा के साथ जब ये ऐड हो जाती है तो ये पद्मा कहलाती है, ठीक है। तो ये पद्मा रिवर है। पद्मा रिवर को लेकर काफी इश्यूज रहे हैं बांग्लादेश में। क्या है वो समझिए। ये गंगा वाली पद्मा रिवर, ये ब्रह्मपुत्र जमुना रिवर, ये तीस्ता मैच करके यहाँ जमुना बन गई। अब ध्यान रखिए, पद्मा रिवर कहाँ फ्लो करती है? पहली बात बांग्लादेश में। पद्मा रिवर में कौन सी रिवर मैच मिल रही है? जमुना रिवर। जमुना को आपको यमुना के साथ कंफ्यूज नहीं करना। जमुना कौन सी है असल में? ये तो ब्रह्मपुत्रा और तीस्ता इसके ऊपर। और पद्मा, ये तो आपको मान लो गंगा रिवर ही है, उसको ये पद्मा कहते हैं। और ये दोनों तो वो ओवरऑल इसमें आगे फिर आपकी जमुना भी मिक्स हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज पद्मा रिवर। पद्मा रिवर बांग्लादेश को 2 हिस्सों में बांट रही है। पद्मा रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया गया और जिस ब्रिज को बनाने के लिए बांग्लादेश ने बहुत सारा रोल लिया चाइना से, वो एक बड़ा कंसर्न और है जिससे इनकी इकोनॉमी में बहुत प्रभाव पड़ गया। और बार बार इनको टेंशन रहती है कि पद्मा का पानी कम हो जा रहा है क्योंकि इंडिया ने इस फरक्का बराज बना लिया। अब उनका कहना है फरक्का बराज की वजह से हमें जब पीक सीजन आता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। फरक्का बराज कहाँ पर है? तो ये बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो वहां से वो पानी को थोड़ा सा मैनेज करते हैं ताकि पानी वहां हुगली और कलकत्ता पोर्ट पर आप पानी थोड़ा सा भेज पाओ, इसीलिए। तो इनका विवाद यहाँ पर यह है कि पहले फरक्का बराज क्यों बना, उससे हमारा पानी कम हो रहा है और वहां इनकी बाढ़ भी बार बार आ रही है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पद्मा रिवर पे जो प्रोजेक्ट बना यहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कहा यह जा रहा है कि बड़े लेवल पे इस पर चाइनीज फंड इन्वॉल्व किए गए थे। देखो हो ये गया था कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इन्होंने, पद्मा ब्रिज का प्रोजेक्ट, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट था। तो शेख हसीना गई थी पहले वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक को बोला भैया हमें लोन में पैसा चाहिए था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे कनेक्टिविटी पूरे बांग्लादेश में हमेशा के लिए डेवलप हो जाएगी। तो आप सोचो कि वर्ल्ड बैंक इनको लोन दे देगा क्योंकि बांग्लादेश तो एक काफी अंडर डेवलप कंट्री कैटेगरी में आती है। वेस्ट बैंक ने कहा कि हाँ हम देखते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने ये लोन देने से मना कर दिया, ये बोलकर कि शेख हसीना एक करप्ट गवर्नमेंट चलाती है तो ड्यू टू करप्शन वो लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते।
अब अगर करप्शन का स्टेटस आप देखो, वर्ल्ड बैंक अगर करप्शन को रीजन बताने लग गई तो दुनिया की 90% गवर्नमेंट, खासतौर पे इधर एशिया अफ्रीका में तो एक ऐसी सरकार नहीं है जिसको ये प्रोवाइड कर पाएंगे। सारी कंट्रीज तो उस तरह से करप्ट है। पर बांग्लादेश को लोन क्यों नहीं मिला था? क्योंकि शेख हसीना के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं थे। और इवेंचुअली हुआ क्या, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना ही पड़ा, उनका तख्ता पलट हो ही गया। तो ये कहानी थोड़ी वहां से भी जुड़ी हुई है। पर हमारे लिए बेसिक चीजें ये है जो हमें पता रहे कि एक तो पद्मा रिवर किस देश में बहती है, दूसरी पद्मा रिवर किन किन रिवर्स को के ज्वाइन होने के बाद बन रही है, तीसरी चीज पद्मा पे कौन सा प्रोजेक्ट था, तो एक डैम प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। अगले टॉपिक पे आते हैं, ईरान। अब ईरान की कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खुद दोबारा धमकी मिली है। किसने धमकी दी है? इजराइल ने। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो बार बार न्यूज में रह रही है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जगह कौन कौन सी है जहां पर अटैक हो रहा है। तो देखिए, एक तो जगह होती है जहां यूरेनियम माइन होती है, जिससे आप माइनिंग करते हो। दूसरी जहां उसका रिसर्च करते हो, फिर प्रोडक्शन करते हो, एनरिचमेंट करते हो। तो उसमें कई नाम हमें ध्यान रखने की लगातार न्यूज में रहते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस्फहान। इस्फहान एक शहर है जो पूरा का पूरा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जहां पर पहले ईरान का हुआ करता था। अब देखो, थोड़ा सा समय है तो मैं पहले का पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ईरान एक ऐसा देश है जिसने यूरेनियम जिसको मिलता था और जिसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था पावर के लिए, कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हम यूरेनियम को एनरिच करते हैं और उस एनरिच्ड यूरेनियम से हम फिर बिजली बनाएंगे। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है यूरेनियम एनरिच कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर आप कितना यूरेनियम एनरिच करते हो? जो आपको बिजली बनानी है उसके लिए आपको एनरिच करना पड़ता है यूरेनियम को 2 से लेकर 8% तक, मैक्स टू मैक्स 8%। इससे ऊपर आपको एनरिच करने की जरूरत नहीं है। इतना एनरिचमेंट अगर आपने यूरेनियम को कर लिया तो आप बना लोगे आराम से पावर, बिजली। लेकिन अगर उसी यूरेनियम से आपको बॉम्ब बनाना है तो उसके लिए आपको यूरेनियम को 80 से लेकर 90 100% तक, 90% प्लस एनरिच करने की जरूरत है। तो कोई भी जो देश पावर बना रहा है वो ज्यादा एनरिच करता नहीं है। ज्यादा एनरिचमेंट मतलब बम बनाना। इससे पता लग जाता है कोई देश बम बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ सालों पहले ईरान अमेरिका के साथ बात कर रहा था और ये कोशिश हो रही थी कि एक सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे जो इनकी न्यूक्लियर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। इनके ऊपर लगा रखा था अमेरिका ने सैंक्शन, ये बोल के कि भाई ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते हैं, दिक्कतें हैं। तो एक इनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, जिस सैंक्शन की वजह से इनको काफी नुकसान हो रहा था। तो आखिरकार एक एग्रीमेंट हुआ था जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, दैट वाज JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो किया गया था USA, EU और यूरोप के कुछ देश थे प्लस ईरान, जिसके तहत ईरान ने बोला था कि अपने कुछ जैसे अराक के रिएक्टर को बंद कर देंगे, जो एनरिच्ड यूरेनियम ज्यादा है उसको रशिया भेज दिया जाएगा। ये बातें हुई थी, लेकिन इनकी बातों को बाद में ट्रंप के आने के बाद उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और हमले होते रहे ईरान के ऊपर। तो कई साइट्स लगातार हमले के शिकार होते रहे हैं। तो पहली बात, कौन कौन सी लोकेशन थे जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है? एक तो एनरिचमेंट प्लांट कहां पर था, तो याद रखो फोर्डो, यूरेनियम को फोर्डो। तो फोर्डो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा आपको याद रखना है नतान्ज, यहां पर भी एनरिचमेंट की बात की जाती है, फोर्डो, नतान्ज। और एक हैश्तर के बारे में कहा जाता है, शायद है पर न्यूज में कम था, बट लेट्स लुक एट हैश्तर एज वेल। ये कुछ नाम है जो क्लियरली मेंशन करते हैं जहां पर यूरेनियम का एनरिचमेंट प्लांट हुआ करता था, या इनके इश्वार में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये पावर प्लांट है, यहाँ यूरेनियम को एनरिच किया जा रहा है, इस प्रोसेस से गुजर रहा है। तो अगर बम बनाना है तो एनरिचमेंट कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। यहाँ तो एनरिच यूरेनियम आएगा, इससे पावर जनरेट होगी। तो उनको पावर प्लांट पे भी हमला कर रहा है ईरान के लोग, और इससे हो ये जाएगा कि यहाँ पे पावर का भी प्रोडक्शन कम होगा और काफी नुकसान उनको हो सकता है। तो देखिए, इनकी मेजर रिसर्च फैसिलिटी यूरेनियम माइंस। हमें हर चीज अलग से याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमसे मेजरली ये पूछा जाता है ये किससे एसोसिएटेड है, जैसे मैंने आपसे पहले पूछा। तो आपको ध्यान बस इतना रखना है कि आपसे पूछा जाए तेहरान, इस्फहान, बुशैर, बंदर अब्बास, बुनाब, तेहरान, वरामिन कहाँ पर है, तो याद रखिए। तो इसमें खास तौर पे रिसर्च फैसिलिटी बुनाब में, तेहरान में, खोंदाब में है। पर जो मेजर यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है वो है नतान्ज में, फोर्दो में, और इवन अराक में इनका एक रिएक्टर हुआ करता था। देन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बुशेशर, और फिर आपका इस्फहान, इसके ऊपर भी बॉम्बिंग हुई है। तो ये नाम बस आप दिमाग में सेट कर लो कि ईरान से जुड़े हुए
इंपॉर्टेंट नाम कौन कौन से हैं ताकि आपको याद रहे। आपको ये याद होगा ही होगा, ये क्या जगह है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जहां पर अभी एक जाम सा लग गया है, ये है मुसन्नम पेनिनसुला। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुसन्नम पेनिनसुला किस देश का है, तो ओमान का है। इधर नीचे आपका कौन सा देश है, यूएई। ईरान और यूएई के बीच में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, किस आइलैंड को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, तो ग्रेटर तुन्ब, लेसर तुन्ब और अबू मूसा, ये भी हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा, ये डिस्प्यूट है यहाँ पर इनके बीच में। फिर कुवैत के साथ इनका एक डिस्प्यूट है अराश गैस फील्ड को लेकर, या दुरा गैस फील्ड जिसे कहते हैं। तो ये सारे डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम्स आपको याद रहनी चाहिए ताकि आप कह सकोगे हाँ भाई ईरान का हमारा टॉपिक हमें पूरे अच्छे से याद हो चुका है। डन। चलिए अगला टॉपिक, अगला है कि ईरान ने हमले करने स्टार्ट किए उनके जो लोकेशंस के ऊपर अटैक हुआ। तो ईरान ने यहां से अटैक करना स्टार्ट किया था कि जहां भी अमेरिका की बेस होगी उस पर हम अटैक करेंगे, और अमेरिका की नेवल बेस या मिलिट्री बेस कोई भी अगर होगी तो उस पर हम हमला करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर हमला अमेरिका कर रहा है। तो इन्होंने कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सभी पे जहां जहां अमेरिकी बेसिस थे उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। तो सबको पता था ईरान यहाँ बैठा हुआ, इसने बहुत सारे हथियार खड़े कर रखे हैं, इसके पास शॉर्ट रेंज मिसाइल्स बहुत सारी हैं, तो उससे अटैक कर रहा है। पर कहानी तब बदली जब इन्होंने डायगो गार्शिया पर अटैक किया था रिसेंट टाइम में। अब डायगो गार्शिया पर अटैक करने का मतलब इनके पास मिसाइल की रेंज ज्यादा है। तो जरा देखो डायगो गार्शिया है कहां पर, पहले ये समझो। तो पहली बात, ये आपकी इंडियन ओशन में है, ये इंडिया के जस्ट नीचे यहां, ठीक इस रीजन में। ये तो ईरान ने अगर यहां से यहां अटैक कर दिया, इसका मतलब ईरान के पास हायर लॉन्गर रेंज की मिसाइल थी, इसको लेकर इनको थोड़ा डर या खौफ दिल में समा गया। असल में ये जो डायगो गार्शिया का बेस है, ये जो एरिया है, ये असल में आता एक आर्किपेलागो के अंदर है, जो आर्किपेलागो कहलाता है चैगोज आइलैंड। चैगोज आइलैंड मतलब एक आइलैंड का पूरा ग्रुप है, उसे कहते हैं चैगोज आइलैंड। उसी चैगोज आइलैंड के अंदर एक सब पार्ट है, उसका नाम है डायगो गार्सिया। तो चैगोज आइलैंड पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा ऐसा इलाका है आइलैंड का जिसके ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा करके रखा हुआ था। तो ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है जो इंडियन ओशन में है। कौन सी, चैगोज का इलाका। और वैसे यहाँ पर है ये जो आइलैंड है वो मॉरिशस का है, जो मॉरिशस आपको नीचे दिख रहा है यहाँ, इनका है ये। लेकिन बैठा कौन है इनके ऊपर, ब्रिटिशर्स बैठे हुए थे। तो यहाँ पर अमेरिका और यूके की बेस है, नेवल कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ से ये पूरे इंडियन ओशन पर नजर रख पाते हैं और ये पूरी तरह बैलेंस कर पाते हैं यहाँ पर अपनी रीच को। इनकी अगर शिप्स को कोई लॉजिस्टिकल काम है या इस एरिया में चाइना को कंटेन करने का कुछ काम करना है या अपने शिपिंग रूट्स को सिक्योर करना है, तो उसके हिसाब से डायगो गार्सिया में इनकी प्रेजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट रहा करती थी। पर सबको पता है ये इलाके में ब्रिटेन का तो है नहीं कुछ। तो 2024 में एक डील हुई थी जिसके तहत ब्रिटेन ने यह वादा किया था कि चैगोज आइलैंड जो है वो वापस कर देंगे मॉरिशस को, जो उसका है। और अच्छी बात है भाई, चैगोज आइलैंड मॉरिशस को मिल जाएगा तो इंडिया भी खुश था, क्योंकि मॉरिशस के साथ हमारे बहुत क्लोज टाइज हैं और हम चाहते हैं उनको मिल जाए जहां हमारी भी इधर रीच पहुंचे। क्योंकि देखो यहाँ रियूनियन आइलैंड है, इस जगह पर ऑलरेडी फ्रेंच की बेस है, फ्रेंच प्रेजेंट है यहाँ पर। तो चैगोज आइलैंड के अंदर ही डायगो गार्शिया आता है, हालांकि उसको लेकर डिसीजन नहीं लिया गया है। वहां पर अमेरिका की बेस रहेगी या वो खाली होगा, इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ। आखिर ब्रिटेन को क्या मन किया कि भाई उन्होंने वापस कर दिया। असल में 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया था कि भाई ये आपका आइलैंड नहीं है। 1965 में इन्होंने इसको मॉरिशस से छीन के अलग एक आइलैंड पे अपना बेस बनाने का प्रयास किया था, मिलिट्री बेस। तो अब इन्होंने कहा चलो भाई रूलिंग भी आ गई, हम खाली कर रहे हैं। खाली करके जाने लग गए। कौन सा आइलैंड, चैगोज आइलैंड, ये किसको मिलने लग गया, मॉरिशस को। यहीं पर एक और है चीज जो है डायगो गार्शिया की मिलिट्री बेस किसकी है, ये अमेरिका की। तो यूके ने बड़े चालाकी के साथ कहा कि भाई देखो अमेरिका के साथ तो हमारी 99 ईयर्स की लीज की एग्रीमेंट हुई पड़ी है, ये जो मिलिट्री बेस है ये तो खाली नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये तो ऑपरेट करेगा। तो पहली बात तो ठीक है भाई, ऑपरेट करेगा तो करेगा, वो ऑपरेट करना जारी रखेगा, ध्यान रखना इस बात को, वो बंद अभी नहीं होने वाला है, ये क्लियर है। तो किसकी ओवरसीज बेस थी चैगोज आर्किपेलागो के ऊपर, ये थी ब्रिटेन की। उसके अंदर डायगो गार्सिया एक आइलैंड है जहां पर अमेरिका की मिलिट्री बेस है। अब ये पूरा जो आर्किपेलागो है आइलैंड का ग्रुप, वो किसको वापस दिया जा रहा है, मॉरिशस को। लेकिन अमेरिका की बेस अभी भी ऑपरेट करेगी। अब देखो मुद्दा इतना बढ़ा कि मॉरिशस को जब ये बात डील हुई कि मॉरिशस को दिया जाएगा, तो मालदीव्स को दुख हो गया। मालदीव्स कहने लग गया भैया ये हमारा इलाका था, उनको क्यों दे रहे हो, हमें वापस दे दो। तो मॉरिशस ने इनके मालदीव्स के ऊपर बहुत ज़रा सख्त प्रक्रिया दी थी, कहा था कि भाई देख लेंगे, तुम्हें हमारा आइलैंड हथियाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, पहले चैगोज आर्किपेलागो किसका था,
ओरिजिनली मॉरिशस का था, ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। कहाँ पर है? सेंट्रल इंडियन ओशन में है। अब क्या है? वापस दिया जा रहा है। मुद्दे का बात क्या है? डाइगो गार्सिया। डाइगो गार्सिया क्यों न्यूज़ में आया? क्योंकि यहाँ अमेरिका की मिलिट्री बेस है और ये अभी तक ये फाइनल है कि ये उनको वापस नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर अमेरिका बैठा रहेगा अपने हथियार लेके। न्यूज़ में रहने का एक और कारण कि ईरान ने अपने देश से यहाँ पर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। मतलब ईरान के पास इतनी लंबी मिसाइल्स हैं, सो इट कुड कॉज कंसर्न टू मेनी ऑफ अमेरिका एंड अमेरिकन अलाइज कि वो इतने लॉन्ग डिस्टेंस भी अटैक कर सकता है। तो अपने को ये नाम और लोकेशन इससे पता लग गया। हाल में मैंने आपको पढ़ाया भी था। ये जो हल्का विवाद अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है वो हुआ है मॉरिशस और मालदीव्स के ऊपर, जहां मालदीव्स का कहना था नहीं भाई मॉरिशस का को क्यों दे रहे हो, हमें ही दे दो। तो वो उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट वहां भी पैदा हुआ था। पर ऐसा कोई क्लेम नहीं है, पार्ट ये पहले मॉरिशस का ही था, वापस अब मॉरिशस को ही दिया जा रहा है। क्या? चेगोस, ना कि डाइगो गार्सिया। ठीक है, चलो अगला टॉपिक जोजिला पास की बात करते हैं। जोजिला पास के पास एक बहुत बड़ा अवलांच आया। अवलांच मतलब हिमस्खलन, बर्फ का तूफान सा आना, जहां 5 लोग इंजर्ड हो गए, 7 लोग ही जाने जा चुके हैं। तो जोजिला पास क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट पास है। इट्स सेकंड हाईएस्ट पास जो लद्दाख के रीजन में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके वेस्टर्न हिमालय में एक पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी का बेस है। कश्मीर के वैली को लद्दाख से जोड़ने वाला इकलौता कोई कॉरिडोर है तो वो है जोजिला। और इसे पास ऑफ ब्लिजर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लिजर्ड्स आते हैं, बहुत एक्सट्रीम वेदर यहाँ पे रहा करता है। तो इसको सोनमर्ग को, जो कश्मीर का इलाका है, द्रास शुरू से लेकर लेह को कनेक्ट करने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। तो जो भी आपके सिविलियंस है जो लद्दाख में रहते हैं, उनको कश्मीर वैली या बाहर की तरफ आना इंडिया में, तो उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी टाइम से बातें कोशिशें हो रही थी। और जैसे पाकिस्तान हमारे खिलाफ हरकतें करता रहता है, या LAC की ही बात कर लो, तो वहाँ के लिए भी जो मिलिट्री सप्लाईज चाहिए उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जोजिला पास न्यूज़ में लगातार बना रहता है। तो ये जो ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी के ऊपर काम हुआ, अभी भी चल ही रहा है थोड़ा बहुत, तो अलग एरियाज में, पर ये जोजिला टनल को जोड़ेगा। जी देख लो, ये है जोजिला पास। तो यहाँ आपने पूरा प्रयास कर रखा है कि एक जे मोरी टनल आपने बनाया था 6.5 किलोमीटर का इसी रीजन में, ताकि सीधा सीधा कारगिल से लेके आप श्रीनगर तक को जोड़ दो। तो ये कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पूरा रूट डेवलप किया गया। ठीक है, तो जोजिला पास याद रखना कहाँ पर है, क्या लोकेटेड है, क्या इसकी रेलेवेंस है। ठीक है, अब जरा एक बार पीछे आके देखते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे क्या उसका रिप्लाई दे पाओगे। डाइगो गार्सिया यूके है? यस है, हालांकि डायरेक्टली नहीं है। यूएसए और यूके का बेस मिक्स है, लेकिन यूके के अंदर एक तरह से है ना। रियूनियन आइलैंड फ्रांस, बिल्कुल मैंने बताया ये भी है। लेकिन गुआम में ऐसा है कि जापान का नहीं है, गुआम में यूएसए का मिलिट्री बेस है। तो 1 and 2 आर द ओनली करेक्ट आंसर्स। इस पे आ जाओ, बिल्कुल है डाइगो गार्सिया। अरेबियन सी में नहीं है भाई, ये तो सेंट्रल इंडियन ओशन में है और यहाँ मिलिट्री बेस है, बिल्कुल है। तो अगेन 1 and 3 ओनली, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये आपने सही आंसर चूज किए होंगे और सही तरीके के साथ इसको समझा होगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल पारस झा 1 2 3 ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको डिटेल में कुछ अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं। रेस्ट टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए, PW ओनली एस ऑफिशियल। तो ये सारे चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन गेट और डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS। थैंक यू एंड हैव अ